Assalamualaikum, welcome to the show Immigration with Tariq. शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो, अगर आप होना चाहिए अब तक। इमिग्रेशन का ये शो हम जो लेके आते हैं एवरी वीक आपके लिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो मेरे ख्याल से हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पर स्पाउस वीज़ा पर आई हूँ इंग्लैंड, तो मेरे पास 2.5 साल का वीज़ा कार्ड है। जी, तो क्या मैं पाकिस्तान या किसी आउट ऑफ कंट्री में ट्रैवल कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो कितना स्टे कर सकती हूँ? जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करूँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक बात है विज़िट करने की, वो बिल्कुल आप कर सकती हैं एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास विज़िट वीज़ा है उस कंट्री का। जहाँ तक बात आती है नेशनैलिटी की, बिल्कुल जब आप उस वक्त अप्लाई करती हैं तो एक सर्टन क्वालिफाइंग पीरियड है जो आपको पूरा करना पड़ता है। तो अगर आप किसी ब्रिटिश के साथ आपकी शादी हुई हुई है तो मोस्ट लाइकली आप 3 ईयर रूट के ऊपर नेशनैलिटी अप्लाई करेंगी। तो उसमें फिर वो ये कहते हैं, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, तो मुझे कोट ना कीजिएगा कि पता नहीं 270 या 300 दिन से ज़्यादा ओवरऑल आपको पिछले 3 साल में नहीं मुल्क से बाहर होना चाहिए, और 90 दिन आखिरी 12 महीने के अंदर। तो मुझे अभी ये फिगर्स ऑन टॉप ऑफ माय हेड एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उस पर मुझे कोट ना कीजिएगा। अगर आप मुझसे बाद में ईमेल पे या अलग से रब्ता कर लें तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा। लेकिन देखिए, मकसद यही होना चाहिए कि अगर आप इस कंट्री के अंदर वीज़े लेके बैठे हुए हैं तो द होल पॉइंट इज़ कि आप इसी कंट्री के अंदर रहें। और तभी इसी वजह से जब आप नेशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी वन ऑफ द कंडीशन होती है कि आपकी इंटेंशन है कि यूके को आप अपना होम समझते हैं, और इस वजह से ही वो आपसे ये क्वालिफाइंग पीरियड पूरा मांगते हैं रेजिडेंसी का। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब, मेरा एक सवाल है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली मुझे आईआर के लिए अप्लाई करना है एंड ऑफ अप्रैल, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 18,600 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी के साथ काम तो करते हैं, लेकिन उसमें उनकी जो है ना इनकम इतनी नहीं होती। तो उन्होंने अभी अक्टूबर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू की है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पूछते हैं कि हमें 12 मंथ्स की जो है ना वो पे स्लिप्स एंड बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन उन्होंने स्टार्ट ही 6 महीने की है, समझे। अगर हमें अप्रैल में एंड ऑफ अप्रैल हमें सब वो आईएलआर अप्लाई करना है, उन्होंने अक्टूबर में भी स्टार्ट किया है, तो ये तो 6 मंथ्स होंगे। तो क्या हम 6 मंथ्स की वो पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दे सकते हैं अलॉन्ग विद द कंपनी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 18,600? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, जो रिक्वायरमेंट इट्सेल्फ है उसके अंदर तो थोड़ा सा शॉर्टफॉल आपका आएगा, लेकिन आप बिल्कुल होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, बिकॉज देखें आजकल कोरोना वायरस की वजह से लास्ट ईयर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं अपने बिज़नेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। तो आप एक उनसे प्ली कर सकते हैं कि जी मुझे बिल्कुल सेटलमेंट दी जाए, क्योंकि मैं इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अगर टाइमली मैनर पे ये सारा कुछ कर लेते तो वो ये पूरी रिक्वायरमेंट मीट करते। फिर जारी बात है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रेशन है कि वो आपको सेटलमेंट देते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो आपको सेटलमेंट नहीं देते तो जारी बात है कि उनके पास ऑप्शन है कि आपको 2.5 साल का वीज़ा दे के आपकी एक्सटेंशन कर दें। लेकिन क्योंकि अपेंडिक्स एफएम के अंदर इट्सेल्फ जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात आती है, उधर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की इमिग्रेशन रूल के अंदर गुंजाइश है, तो बिल्कुल आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि फाइनल डिसीजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास है कि आया वो एक्सेप्शन आप पे अप्लाई करते हैं या नहीं। अब बात ये भी आती है कि क्योंकि ये एक्सेप्शन पार्ट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स हैं, अगर आप उनको आपकी नज़र में जस्टिफाई करते हैं और सेक्रेटरी स्टेट आपको फिर भी ना बोलते हैं, तो फिर आप उस डिसीजन को कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये जो एक्सेप्शन है ये पार्ट ऑफ इमिग्रेशन रूल है। तो वही बात एंड में आ जाती है कि अगर आपका केस नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, अगर उस हद तक कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको इसमें लीगल मशवरे की ज़रूरत है, तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं
جو آپ کو وہ ایکسیپشن بتا سکے، اور پھر آپ ٹرائی کریں کہ جب اپنا کیس ڈالیں سیٹلمنٹ کا تو اس ایکسیپشن کا حوالہ دیں کہ جی امیگریشن رول میں یہ ایکسیپشن ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میری اپلیکیشن اس کے اندر بیٹھتی ہے اور مجھے سیٹلمنٹ ملنا چاہیے۔ ہاں، اگر پھر سیکریٹری اسٹیٹ آپ کو سیٹلمنٹ نہ دے تو آپ کے پاس یہ آپشن رہ جاتی ہے کہ آپ پھر کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ بٹ اس بات کا خیال رکھیں کہ کورٹ میں چیلنج اسی صورت میں کریں اگر کوئی ایرر آف لا ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس میں قانونی طور سے حق بنتا تھا کہ آپ کو ویزا دیا جائے اور سیکریٹری اسٹیٹ نے نہیں دیا، ادروائز انفارچونیٹلی آپ کو واپس جانا پڑے گا 2.5 سال کے ویزے پہ۔ ایک جنرل میں نے بات کی آپ سے، پلیز اس کو کیس اسپیسیفک مشورہ نہ سمجھیے گا۔ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ طارق بھائی، وعلیکم السلام۔ طارق بھائی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے 2010 محافظ نے ایک لیٹر بھیجا تھا کہ ہم آپ کو لیو ٹو ریمین رہے ہیں سبجیکٹ سیکورٹی چیک، لیکن انہوں نے 2015 میں 3 ایئر لیو دی ہے جو 2018 میں نے کی ہے۔ جب میں نے 2018 میں اپلائی کیا تو میں نے انڈیفینٹ اپلائی کر دی۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ میرے پوائنٹس آ نا وہ بھی اکاؤنٹ کریں، لیکن انہوں نے میری اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی۔ میں جوڈیشل ریویو میں چلا گیا تو پھر وہ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ بیک اپ ہم آپ کو انڈیفینٹ دیتے ہیں، ہم آپ کے وہ پوائنٹس آل ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ مجھے انڈیفینٹ مل گئی تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس حساب سے میرے 10 سال پورے ہو گئے ہیں تو میں نیکسٹ اپلائی کر سکتا ہوں؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں پلیز۔ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو انڈیفینٹ مل جائے، اگر آپ کی شادی کسی برٹش سٹیزن سے ہوئی ہے تو آپ امیجیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن کے لیے، ایز لانگ ایز 3 سال آپ اس ملک میں، اور اگر آپ منیمم 5 سال اس ملک پہ ہیں تو پہلے انڈیفینٹ کے بعد آپ نے 1 سال ویٹ کرنا ہے اور پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن کے لیے۔ تو وہ جو جب آپ نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو وہ جو 10 سال کا پچھلا پیریڈ دیکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں وہ 10 سال اس ملک کے اندر ہوں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں سے جتنے بھی سال آپ اس ملک کے اندر ہیں، کیونکہ کچھ لوگ 6 سال ہیں، کچھ لوگ صرف 4 سال ہیں، کچھ لوگ 5 سال ہیں، 7 سال ہیں، تو اس پیریڈ کے دوران آپ نے اوور اسٹے نہ کیا ہو، اور باقی جو جنرل آپ کا کہہ رہے تھے جن کو ہم ٹرم میں کہتے ہیں گڈ کریکٹر ریکوائرمنٹس، وہ آپ کی ٹھیک ہو، تو ایز لانگ ایز اگر آپ اپنے پچھلے 10 سال دیکھتے ہیں نیچرلائزیشن اپلیکیشن سے، جو بھی اس میں ٹائم آپ نے یو کے میں گزارا ہے اس میں آپ نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، جو کہ سب سے کامن ہوتا ہے اوور اسٹے اینڈ ورکنگ وداؤٹ پرمیشن، تو پھر اینڈ آف کورس نان کسٹوڈیل سینٹینس وغیرہ بھی، تو پھر آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں نیشنلائزیشن کے لیے۔ تو مجھے تو بالکل آپ کے کیس کی باقی خبر نہیں ہے، لیکن دیٹ واز دا مین تھنگ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو 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 جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں طارق بھائی، مجھے دوست سے پوچھنا، میرا نام ہے قادر، میں انڈیا سے ہوں، جی اور قادم، آپ اپنی آواز ٹی وی پہ نہ سنیں، اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں۔ بات یہ ہے میں انڈیا سے، میرے پاس اوورس پہ ہوں میں اوورس پہ ہوں اور میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اور اگر میں نے انگلش لڑکی کے ساتھ شادی کی وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اوکے، اور کوئی سوال؟ اور کچھ نہیں، دوست کا جواب چاہیے، شکریہ۔ اوکے، بڑی مہربانی۔ دیکھیں، آپ نے مجھے بولا کہ طارق بھائی میں اوور اسٹیئر ہوں، اور اگر میں یہاں کسی خاتون سے جو آپ کے بقول انگلش ہے، میننگ یا برٹش ہوں گی یا انگلش خاتون ہے، ان سے شادی کرنا چاہوں تو کیا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ جب آپ رجسٹرار آفس جاتے ہیں شادی کی اپنی انٹینشن کو رجسٹر کرنے کے لیے، تو رجسٹرار آفس آپ سے بولتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کا ویلڈ پاسپورٹ چاہیے، یا آپ ہوم آفس کو بولیں کہ ہمیں اگر ان کے پاس آپ کا پاسپورٹ پڑا ہے تو اس کو سرٹیفائی کر کے دیں۔ تو اس کا جو حل ہوتا ہے وہ 2 میں سے ایک ہوتے ہیں۔ ایک حل تو یہ کہ اگر آپ اپنی ایمبیسی کے پاس جا کے پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں، بکاز ایمبیسی کے پاس جا کے آپ بتاتے ہیں کہ جی میری انٹینشن ہے میں یہاں فیملی کریٹ کر کے اپلیکیشن ڈالوں گا، تو اگر ایمبیسی آپ کو پاسپورٹ دیتی ہے ایکسلنٹ، آپ وہ پاسپورٹ لے جا کے رجسٹرار آفس کو دکھا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کا پاسپورٹ ہوم آفس کے پاس ہے تو آپ خود یا آپ کے لیگل ریپرزینٹیٹیو ہوم آفس کو
ख़त लिख सकते हैं ये बोल के कि जी पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी फ़लाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भेजें बिकॉज़ शादी के लिए उसकी ज़रूरत है। अब इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला इशू ये है कि जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाके बताएंगे उनको कि जी मैं शादी करने लगा हूँ, तो जो नया कानून है वो ये है कि उनको होम ऑफिस को कुछ अर्सा पुराना ये कानून है, लेकिन उनको होम ऑफिस को ख़त लिखना पड़ता है और परमिशन लेनी पड़ती है कि आप शादी कर सकें। अब ज़ाहिर बात है कि अगर आप ओवर स्टे हैं, कभी कभी कुछ लोग ओवर स्टे होते हैं, होम ऑफिस को पता नहीं है कि आप कौन हैं, या कुछ लोग अब्सकॉन्ड किए होते हैं, भागे हुए होते हैं, तो ज़ाहिर बात है पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई ना कोई होम ऑफिस में एप्लीकेशन डाल लें। तो क्योंकि आपकी इंटेंशन ये है कि आप फ्यूचर में अपनी यहाँ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन बिल्कुल होम ऑफिस के पास डाल सकते हैं। तो उससे ये होगा कि कम से कम जब वो होम ऑफिस से राब्ता करेंगे ये बोलने के लिए कि आप शादी करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स में आपकी एप्लीकेशन आई होगी। इधर मैं एक और बात बता दूं कि सिर्फ शादी ही को पार्टनर नहीं बोलते। अगर आप 2 साल से एक रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उसको भी पार्टनर ही कंसिडर किया जाता है, उसको हम अनमैरिड पार्टनर बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम शादी के ऊपर। तो लेट्स से कि आपने एक एप्लीकेशन भी डाल दी, आपने किसी तरीके से पासपोर्ट भी हासिल कर लिया शादी करने के लिए, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के लिए पासपोर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, शादी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस हर हाल में पासपोर्ट चाहते हैं। और आपने किसी तरीके से शादी कर ली पासपोर्ट हासिल करके। अब एक और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं बड़ा शौक में जाता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं जी हमने शादी कर ली, हमें वीज़ा मिलना चाहिए। ये बात नहीं है। अगर आप ओवरस्टेयर हैं और आप किसी तरीके से शादी कर लेते हैं किसी ब्रिटिश खातून से या जिनके पास यहाँ स्टेटस है उनसे, तो फिर क्योंकि आप ओवरस्टेयर थे, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा होम ऑफिस को कि देयर आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, कि आप और आपकी वाइफ ये फैमिली लाइफ आपकी होम कंट्री में जाके एंजॉय नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ा परेशान होता हूँ कि लोगों को ये भी समझ नहीं है कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है क्या चीज़। बिकॉज मुझे अक्सर लोग कहते हैं ओ जी हमने तो ये बोला था जी सारी ज़िंदगी वो इधर रही हैं तो जा नहीं सकती, तो बस जी इस वजह से हमें यहाँ से वीज़ा मिला जाए। नो, इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल बड़ी क्लियर कट होम ऑफिस ने गाइडेंस दी हुई है, और अगर आप किसी हाफ डिसेंट कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपका केस सुन के 5 मिनट में आपको बता देंगे कि आया आप और आपकी वाइफ के बीच में ऐसा इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है या नहीं कि आप वापस अपनी होम कंट्री में जाके रह सकते हैं या नहीं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके सुकून से मशवरा लें, बिकॉज 5-6 और सवाल हैं मिनिमम जो पूछने पड़ेंगे आपकी वाइफ के बारे में, फिर बंदा असेस कर सकता है कि आया इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल आपकी रिलेशनशिप में है या नहीं है। बिकॉज ये मैं बार बार बोलता हूँ कि लोगों को एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जी अगर शादी होगी तो हमें यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा, जो ओवरस्टेयर्स होते हैं। ये बात नहीं है, आपको एक्सेप्शंस में से एक रूल को मीट करना पड़ता है। और अगर आप मेरे पुराने शो देखें, सालों से मैं ये बात बोल रहा हूँ, या रिलेशनशिप में बच्चा हो, चाहे वो स्टेप चाइल्ड हो या आपका अपना हो, एंड ब्रिटिश हो या क्वालिफाइंग चाइल्ड, ब्रिटिश हो या 7 साल से यहाँ रह रहा हो, या इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है इफ़ यू आर जस्ट अ कपल। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है अपनी एप्लीकेशन में। अगर आप ओवरस्टेयर हैं और आपकी इंटेंशन है कि आप शादी करके यहाँ वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. जी My question is, I've been living here for 16 years. I would like to move my mother, who's of retirement age, and I'm a citizen, here to live with us permanently. I wanted to know whether it was possible for her to apply under the EEA new scheme. Is that and to be able to receive NHS treatment and be able to settle here. She's not able to work anymore. She's of retirement age. And what is your nationality? Okay, my nationality now is and British as well, as we have naturalized, I think, 10 years ago. So I've been living here for 16 years. So you're a British citizen, yes? I'm British citizen, yes. Yeah. All right. Thank you so much, ma'am, for your call. Now, the law in 2012 changed for the parents. My apologies. I've been told in my ear that we have to go on a break now. And now I want to give a peaceful answer to you, because I think it's very important you understand what are the requirements when you make an application for
an adult dependent, in this instance, your parent. I think it's best that we go on a break. Then when we come back, I'll answer your question first, and then I'll take some additional calls, because I've been told in my ear that if I start off answering your question, we'll have to then cut off and go on a break. So इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक पे जाने लगे हैं. ब्रेक पे वापस आके मैं सबसे पहले इनका जवाब दूंगा जो अपने पेरेंट के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद I'll take some more calls. So इंशाल्लाह ताला see you after the break. Welcome back to the show, Immigration with Tariq. Break pe jaane se pehle there was a phone call, and the lady wanted to find out that she has a mother overseas, and she wanted to sponsor her mom to come to the UK and live here permanently. Now, before I answer your question, there a little bit of, I think we have to fix a few things that people have it wrong with this application. First of all, there is no more the age limit of 65. You can call anybody who is your dependent. They're over 18, and your parents, grandparents, your sister, your brother, all fall into this category, because back in, I think it was 2012, July, the law changed. Prior to July 2012, if you had to sponsor your parents, they had to be over the age of 65, and they had to be financially dependent on you. In July 2012, that all changed. And the new visa category that came into existence is known as elderly adult dependent relative. So your parents, grandparents, any brother, sister over the age of 18, they all fall into that category. Now, let's talk about parents. They are mainly, I think there are three main items that have to be covered in this application. I think there are four, but let's first talk about the key main three items. Number one, that due to age, ill health, or any other medical condition, your parent or parents are is unable to perform their day-to-day task. Now, what are your day-to-day tasks? Taking medication, looking after yourself, food, getting using the lavatory, and then also getting dressed. These are the basic necessities of life, or the basic living conditions of life people have to go through. So if they need assistance in that, they are unable to perform these tasks themselves, then they fall into that category. That's the first bit. The second is that there are no arrangements in the home country, so you cannot have the arrangement. It's either not affordable, or it's not feasible, or quite honestly, there are no people who could look after your parent for her well-being, to look after her well-being, or to perform these tasks on her behalf. So sometimes parents, for example, we did a case where the lady was a mother, and she was quite old, and she didn't want to take medication from a nurse. And the daughter turned around over and said, I mean, there's clearly indication, the doctor also says that she's unhappy to take medication through people she doesn't know, so she needs people around her who love her, who are her family, and that's why I want her to be here. So there is an element of human rights there as well. And then the other thing after the second is that there are no other family members who can look after your parent. And obviously, if you have sisters and you have brothers, but they have their own life, and they have their jobs, they have their other commitments, they have their children, then obviously you could turn around and say that this is one of the reasons that I want her to be here. And finally, you're able to accommodate them over here, as the fourth one, and you have sufficient maintenance, meaning you can afford to keep them here, so you're not on benefits yourself. Now, the visa itself is an indefinite leave to enter. So that's a good news. You don't get 2.5-year visa and you keep extending. You straightforward get indefinite leave to enter. When they come here, they get indefinite leave to remain automatically. Of course, they have to go to a post office to collect their passport, the card, but that's what happens. The application is a bit expensive. It's almost 3,200 some pounds. And what I say to everybody from experience, get ready to fight the case in court. Because when you look at the immigration rule, it seems very straightforward. You look at the Home Office policy of 19 pages, seems very straightforward. When you read through the policy itself and you go through what evidence the Home Office requires for this application, very straightforward. When it comes to the medical condition, all they require is a report or a letter from a medical practitioner from your home country explaining the condition of your parent. So it seems quite straightforward, but experience tells me that
sometimes, or most times, not sometimes, most of the time you end up getting a refusal and then you will have to challenge the decision in court. I do not know why the Home Office is doing that, because the policy itself is very clear cut, and if you provide each and every document from the policy, then technically there should be a grant of visa, because we're literally copying the evidence from what the Home Office required. But I've seen refusal letters where the Home Office was unhappy with the quality of evidence, or the entry clearance officer assumed certain facts and made their own assumption on those facts. And that led to the decision being unlawful when you challenged in court. So all I want to say to people who are looking forward or looking in the future to make application for the parents, I really in favor of people who apply for the parents, because I think as us from where we are, it's one of the things we should all be doing. And just be ready to appeal that decision in court if you're unhappy with the decision. So don't get disheartened, because a lot of people come to me and say, oh, it's a very expensive process. And then if it's refused, it's again expensive process that you have to end up going to court. So I think those are the costs you have to keep in mind. So thank you so much आपकी कॉल का, and I wish you all the best आपकी एप्लीकेशन के अंदर. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम. सर भाई जी, पहले तो आज मैं आप लोगों की कंप्लेन करूंगा. लॉन्ग होल्ड के बाद जब लास्ट पे आते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, और ये लास्ट 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है. सर जी मैं बड़ी माजरत ख्वाह करता हूँ, लेकिन उसका जवाब भी है मेरे पास, मैं दूंगा आपको, लेकिन आई एम वेरी सॉरी. जितना चैरिटी का काम करते हैं उसके लिए आप अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर. सर जी सारों को दे, आमीन आमीन. अभी हुक्म करिए सर. जी सर, मेरा सवाल यह है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज थोड़ा सा सुनने की जरूरत है इसमें. मेरा सर. हेलो सर, टीवी ना देखें सर, मुझसे बात कर लें फिर टीवी पे जवाब सुन लें. हेलो आदिल, ट्राई करें इनकी कॉल ना ड्रॉप हो यार. हेलो ओके मेरे ख्याल से आपकी कॉल ड्रॉप होगी. मैं एक छोटी सी अर्ज़ कर दूं, मुझे बहुत लोग नाराज़ होते हैं, पीछे यकीन करें आदिल और अनील बैठे होते हैं, वो भी मुझे कहते हैं तारिक भाई आप बहुत लंबा जवाब देते हैं. यकीन करें मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं 50 कॉल ले लूँ 1 घंटे के अंदर. मेरी तरफ से 2 भी अगर अच्छे किसी ने सवाल किए, मैं पूरी शो ही 2 कॉलों पे निपटा लूँगा. सो आई डू अपोलोजाइज़, क्योंकि मेरी आदत ये है कि अगर किसी ने कॉल किया है, टाइम दिया है मुझे, तो मैं भी फिर सुकून से उनको बताऊं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है. और अगर आप मेरे जितने भी सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहे रेडियो पे, टीवी पे, मेरी शुरू से आदत ही है कि मैं बड़े सुकून से जवाब देता हूँ. तो मैं उसकी वजह से काफ़ी लोग वेट करते हैं. यकीन करें मुझे इतना बुरा फ़ील होता है, अब मैं बात शुरू हो गया सारे कहेंगे, लेकिन यकीन करें अच्छा भी फ़ील होता है कि हम यहाँ शो ख़त्म करते हैं, मैं उनको खुदाफिज़ कहने अंदर जाता हूँ, लाइनें सारी भरी होती हैं. आई डू फील फॉर दैट कि मैं सारों की कॉल नहीं ले सकूँ. अगर आप मेरे शो देखें, मैं बड़ा बोलता भी हूँ, आई डू अपोलोजाइज़ फॉर दैट. बट एनीवे, अगर आप वापस आए तो मैंने आदिल को कहा है कि प्लीज़ आपकी कॉल मुझे थ्रू कर दें. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी 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 बोलें, अपना सवाल पूछें. जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, मेरा नाम उमर है, मैं कैंट बात कर रहा हूँ. मैं यू नेशनल हूँ, जो मेरे पास सेटल स्टेटस भी है यूके में जी, और तकरीबन मुझे 1 साल उस पर हो चुका है पूरा. मगर रिसेंटली मुझे एक रिकॉर्ड के बारे में पता चला, CSI कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस के बारे में, जो कि सिटीजनशिप के लिए एक रिक्वायरमेंट. मैं यूके आया था एज अ वर्कर और मैं काम करता रहा हूँ पहले 2 साल, मगर मैं बीच में से 1 साल यूनिवर्सिटी, उस साल मैं पार्ट टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड तो रहा हूँ, मगर उसके बाद मैंने जब डिग्री कंप्लीट किया फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर ली. अब वो जो पार्ट टाइम था उसमें मैंने टैक्स भी फाइल किया, और उसमें मैंने जो रेवेन्यू था वो इतना नहीं था कि उसके लिए क्लास 4 इंश्योरेंस होती है कोई इस तरह की. बहरहाल उसमें जो मेरा रेवेन्यू था कोई 10,000 वो मैंने शो किया. अब मसला ये है कि अगर मैं एप्लीकेशन अप्लाई करता हूँ सिटीजनशिप के लिए, तो उसमें क्या डिफिकल्टीज मुझे आ सकती हैं, और क्या वर्कर का कंसीडर करेंगे या स्टूडेंट कंसीडर करेंगे. ऑलराइट. उमर, वेदर कैसा है कैंट में? चलेंगे उमर, मैं पूछना था कैंट में वेदर कैसा है. उमर, अब मैं आपको थोड़ा सा बात समझा दूं कि ये जो नेशनैलिटी एप्लीकेशन के अंदर EU के लिए उन्होंने स्पेशली बोला इंश्योरेंस का, पहले मैं आपको इसकी लॉजिक बता दूं. ये बात उमर आपको भी पता होगी कि जो EU सिटीजन्स इस मुल्क में
5 साल तक अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते हैं उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है। और ज़ाहिर बात है 5 साल ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने का मतलब है कि या वो एम्प्लॉयड हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या वो अगर जॉब सीकर पे हैं तो सिर्फ 6 महीने के लिए, और अगर वो स्टूडेंट हैं या सेल्फ सफिशेंट हैं तो उस पीरियड के लिए उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स लोगों को जिनको 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है ईयू स्कीम के तहत या पुरानी स्कीम के तहत या सेटलमेंट स्कीम जो भी कर लें ईयू लॉ के अंडर, उन्होंने ये सारी रिक्वायरमेंट इन 5 साल के अंदर मीट की होती हैं। फिर वो 1 साल वेट करते हैं और 6ठे साल वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें। अब जब वो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस ने कहा है कि हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे अगर आपने इस मुल्क के अंदर ये टाइम गुजारा है, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि आपने उसमें कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो उनका कहने का ये मतलब है कुछ लोग होते हैं जो ईयू सिटीजन इस मुल्क में 7 साल से रह रहे हैं, लेकिन वो नेशनैलिटी कह रहा हूँ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन 5 साल के टाइम के ऊपर लेते हैं, यानी कि 2 साल का टाइम उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आप कोई भी कंटिन्यूसली 5 साल का पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए ईयू लॉ के अंदर। तो जब आप जाएंगे नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए वो पूरा 7 साल का पीरियड देखेंगे। तो वो जो पहले 2 साल का पीरियड है जो आपने सेटलमेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, दे वांट टू नो कि उस 2 साल में आपने क्या कर रहे थे आप। अगर आप कहते हो उस 2 साल में मैं कोई काम नहीं कर रहा था, मैं सेल्फ सफिशेंट हूँ, फिर वो कह रहे हैं आपको कि अच्छा अगर आप सेल्फ सफिशेंट हैं हमें प्रूव करें कि आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि उस पीरियड का आपके साथ आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होनी चाहिए। सो आप वाली बात पे अब आ जाते हैं। पहली बात है अगर आपने 5 साल की बेस पे इंडेफिनिट लिया तो ज़ाहिर बात है उस 5 साल के अंदर कोई ऐसा पीरियड आपका नहीं होगा जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस की ज़रूरत हो, वरना आपको इंडेफिनिट भी इस तरह ना मिलता, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने आपका रिकॉर्ड चेक किया है और आपका गैप आ रहा है तो हमें बताएं उस गैप के अंदर आपने क्या किया है। और अगर आप कहते हैं उस गैप के अंदर मैंने कोई काम नहीं किया, मैं सेल्फ सफिशेंट था या मैं फुल टाइम स्टूडेंट था, तो उन्होंने आपको बोला होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस हमें दें। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं मांगी तो इसका मतलब आपका कोई गैप नहीं और आपको तभी इंडेफिनिट मिला है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको इस मुल्क में कितना साल हो गए। अगर आपको इस मुल्क में 6 साल, 7 साल, 8 साल हुए हैं तो जब आप नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डालेंगे तो वो इस पूरे पीरियड को देखेंगे। 5 साल का तो एक ब्लॉक आपने बिल्कुल सेटिस्फाई उनको कर दिया है बिकॉज आपको इंडेफिनिट उसी वजह से मिला है। जो बाकी पीरियड आपने इस मुल्क में गुजारा है आपको उसमें भी प्रूव करना है कि आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, और अगर आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे और आप सेल्फ सफिशेंट थे या फुल टाइम स्टूडेंट थे एज ए ईयू सिटीजन, तो फिर आपके पास उस वक्त कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस कवर होना चाहिए था बिकॉज वो उनकी रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड जो उन्होंने अब नेशनलाइजेशन के अंदर बोली है ईयू सिटीजन्स के लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, आई होप मैंने इसको थोड़ा बेहतर तरीके से आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल लगे आपको। थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर बेसिकली हम 2011 में मैरिड थे एज ए स्टूडेंट, मेरी वाइफ में डिपेंडेंट था। तो फिर हमें एफएलआर की एप्लीकेशन डाली थी क्योंकि हमारे बेटे के मेडिकल बिहाफ पे हमने जी। तो अपर ट्रिब्यूनल आकर ना हम अपील में के अंदर ही ना हम वीजा डालते रहे हैं, ना डिसकंटिन्यू किया है ना डिले किया है। तो अपर ट्रिब्यूनल से हमें डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई थी, रेडियल के रूट पे डाल दिया था 10 से 10 ईयर रूट के। जी ठीक है। अब मसला ये कि एक तो थोड़ा सा कंफर्म नहीं, कंफ्यूज है हम कि अब हम आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अगर उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं है या ऐसा है। या दूसरा ये मैं पूछना चाहता था कि अगर ऐसे यार हम रिक्वेस्ट करते हैं होम ऑफिस को और उसमें हमारा पीरियड कंटिन्यू चला आ रहा है, तो फिर हम 2011 में या नेक्स्ट ईयर आईएलआर अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? क्योंकि जब हमें वीजा मिला था वो था आउटसाइड द इमिग्रेशन लॉ। तो ये जो वर्ड है ये इसमें कोई मैटर है या क्या, बहुत कंफ्यूज है इस बारे। ऑलराइट, थैंक यू। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखिए पहले तो मैं हमेशा हर इंसान को ये बोलता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है अपने लॉन्ग रेजिडेंस पे तो प्लीज़ SAR मंगवा लें अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी आपको। हाँ,
میرا خود تجربہ ہے کہ ایس اے آر میں کبھی کبھی پراپر ڈیٹس نہیں لکھی ہوتی ہیں اپیلوں کی، تو وہ آپ کو الگ سے پتہ ہونی چاہیے. دے آر ویری کروشل بیکاز میں نے خود نوٹ کیا کہ کبھی کبھی ایس اے آر میں اپیلوں کی ڈیٹوں میں تھوڑی خرابی ہوتی ہے. اپلیکیشن کی ڈیٹس میں بہت کم خرابی ہوتی ہے بیکاز وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں، لیکن اپیلوں کی ڈیٹ میں کبھی کبھی خرابی ہوتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی اپیلیں آپ کو پتہ ہوں کب کب کی تھیں. دیکھیں اگر آپ 3C کے اندر ہے، میننگ آپ نے ایک اپلیکیشن ڈالی اور وہ ویزا جب آیا آپ اپیلوں پہ چلے گئے اور ویزا ختم ہو گیا، تو وہ ساری اپیلیں 3C کے انڈر آتی ہیں اور وہ کورٹ آف اپیل تک وہ 3C کے انڈر رہتی ہیں، اور پھر سیکشن 113 پہ چلی جاتی ہیں، اسی پہ جو بھی آئی تھنک مجھے یاد نہیں ہے، بٹ سیکشن 113 پہ پھر اپیلیں چلی جاتی ہیں کورٹ آف اپیل میں. وہ سارا لافل پیریڈ ہوتا ہے. لیکن اگر اپر ٹرائبیونل میں آپ کو کوئی بھی ویزا مل جائے، چاہے ہیومن رائٹس پہ ملے، آؤٹ سائڈ آف امیگریشن رول ملے، تو وہ آپ واپس 3C سے آپ کو ویزا ملا ہے تو وہ لیو کنٹینیوڈ رہتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں ان تھیوری بالکل آپ کی کنٹینیوس لیو ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ ایس اے آر کریں اینڈ پھر کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اپنے کیس کو ایک دفعہ ڈسکس کر لیں. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے، اب ہم بریک پہ جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بریک پہ واپس آ کے I'll take some more calls in the final session. So see you after the back to the show, Immigration with Tariq. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام افضال چغتائی ہے. جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان سے ہوں، ادھر میں یو کے میں رہتا ہوں. مجھے انڈیفینیٹ ملا، لیکن میرا اور میری وائف کا انگلش کا کورس نہیں ہو سکتا. تو ہم پاکستان جا سکتے ہیں؟ کس طرح جا سکتے ہیں؟ سمجھا نہیں. آپ کے پاس انڈیفینیٹ ہے اور آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں؟ پکا یو مین؟ جی ہمارے پاس انڈیفینیٹ ہے، تو انگلش کا کورس نہیں اگر ہم کر سکتے تو پھر کیسے جا سکتے ہیں پاکستان؟ انگلش کے کورس سے پاکستان جانے کا کیا تعلق ہے افضال بھائی؟ اچھا جی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پاسپورٹ ہوگا تو پھر جا سکتے ہیں. اوکے افضال بھائی، میں سمجھ گیا آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال سے میں زیوم کرتا ہوں افضال بھائی، میرے خیال سے آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اگر یہ ملک چھوڑ کے پاکستان چلے جائیں، ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے اور آپ 2 سال سے زیادہ اس ملک سے باہر رہتے ہیں تو ہوم آفس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ انڈیفینٹ آپ سے واپس لے سکتے ہیں. تو جہاں تک بات آتی ہے نیچرلائزیشن کی، پہلے تو میں انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے کے لیے اگر آپ کو انڈیفینٹ ملا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے انگلش ٹیسٹ تو پاس کیا ہوگا، لیکن اگر نہیں بھی کیا ہے تو شاید آپ نے ایگزیمشن لی ہو، بیکاز قانون میں یہ اجازت ہے کہ اگر آپ کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے ذہنی جس کی وجہ سے آپ انگلش کا ٹیسٹ نہیں دے سکتے، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ لکھوانا ہے، اور وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ڈاکٹر کو آپ نے ایسے ہی نہیں بولنا. ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ وہ پرفارما اویلیبل ہے، وہ آپ نے فارم دینا ہے ڈاکٹر کو بھرنے کے لیے، اور اگر وہ بھر دے تو آپ کو معافی ہو سکتی ہے اور آپ کی وائف کو انگلش ٹیسٹ سے. بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ نے پھر انڈیفینٹ کیسے لیا. کیا وہ پرفارما کر کے معافی منگوائی تھی، یا آپ نے انڈیفینٹ اسائلم کے تھرو لیا؟ تو پھر الگ بات ہے، آپ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. تو آئی تھنک یہ چیزیں آپ ذرا کسی سے آرام سے پہلے پوچھ لیں تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے. لیکن دیر از قانون میں گنجائش ہے کہ اگر آپ انگلش ٹیسٹ نہیں دے سکتے تو آپ پھر بھی نیشنلٹی لے سکتے ہیں. اور میرے خیال سے میں یہی ازمپشن لے رہا ہوں کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ ہم چھوڑ باڑ کے سب کچھ پاکستان چلے جائیں. تو بہتر ہے نیشنلٹی کے لیے پہلے آپ اس راہ کو دیکھ لیں جو میں بھی آپ کو بول رہا ہوں، راستے کو، کہ آپ اپلائی کریں ایگزیمشن کے لیے انگلش ٹیسٹ سے، جو ویور ہوتا ہے، جو میڈیکل ریزنز پہ آپ کو ڈاکٹر سے لکھوانا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. السلام. جی طارق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. اوکے سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے فرسٹ ایکسٹینشن کے اپلائی کیا تھا ایف ایل آر ایف پی 7 ایئرس پہ لیو گرانٹ ہوئی تھی. جی ہم نے پہلے فی ویور اپلائی کیا تھا، وہ اپروو ہو گیا تھا. اس کے بعد اپلیکیشن ہم نے سبمٹ کر دی، تو ان کی ہمیں ای میل آئی تھی 4 ویکس پہلے کہ آپ بھائی بایو میٹرکس کے لیے آئیں، اور انہوں نے اس میں ہمیں آپشن دیا تھا کہ آپ ہمیں ڈاکومنٹس ای میل کر دیں، اگر آپ ای میل نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں پوسٹ کر دیں. جی تو میں نے ان کو ڈاکومنٹس پوسٹ کر دیے ہیں، لیکن میں نے پاسپورٹ اور بایو میٹرک نہیں بھیجا کیونکہ ہم نے اپوائنٹمنٹ پہ جانا تھا.
तो उन्होंने कहा था कि आप पासपोर्ट लेकर आए। मेरा क्वेश्चन ये कि उनको हमने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजे हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हमने ओरिजिनल पासपोर्ट रिटेन कर लिया, उनको नहीं दिया और बायोमेट्रिक भी नहीं दिया। देखिए एज लॉन्ग एज आपने और अपनी एक क्वेश्चन हो रहा है। ओके सॉरी हाँ बोले जी, एक क्वेश्चन हो रहा है। दूसरा ये कि हम ऑलरेडी उन पे थे, रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स पे थे, तो हमने फर्दर उनको उस पर लिखा कि हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज नहीं हुए, तो हमने एविडेंस पे लगाया, अपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट सब कुछ दिया कि भाई काइंडली फर्दर जो एप्लीकेशन हमने सबमिट किया है इस पर हमें रिकोर्स टू पब्लिक फंड अलाउड कर दें। तो क्या आजकल लीनियंसी शो कर रहा है होम ऑफिस, क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले चेंज ऑफ कंडीशन की एप्लीकेशन की। ओके थैंक यू। ये दो क्वेश्चन। ओके थैंक यू। जहाँ तक बात है एज लॉन्ग एज आपने कॉपी भेजी है दैट शुड बी फाइन, बिकॉज जब आप अपने बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो वो आप उनको वहाँ दिखा सकते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो इनको स्कैन कर लें, अदरवाइज़ वो आपसे दोबारा मांग लेंगे। बट एज लॉन्ग एज आपने कॉपी भेजी है अपने पासपोर्ट की एंड कॉपी भेजी है बायोमेट्रिक की, जब आपने पोस्ट किया, अगर नहीं भेजी तो स्कैन करके ईमेल पे भिजवा दें। तो बिकॉज सारी बात है आप पहले शायद इसलिए इतने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन ना कर सकें, बट पासपोर्ट और वो तो स्कैन आपसे तस्वीर लेके ही हो जाएगा, स्कैन भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्कैनर पता नहीं लोग ढूंढते फिरते हैं लाइब्रेरीज़ में, आप सिंपल तस्वीर खींच के अपने फ़ोन से उनको ईमेल कर दें ये चीज़ें, दैट शुड बी फाइन। अगर कोई प्रॉब्लम हुई वो आपसे रब्ता कर लेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड में आजकल काफ़ी लीनियंसी आई हुई है अगर आप अप्लाई करें, और जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं अगर ऑलरेडी आपके पास रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड है तो ज़ाहिर बात है वो रिव्यू करते हैं उसको एट द पॉइंट ऑफ आपको फर्दर एक्सटेंशन देने के लिए। लेकिन अगर आपने कवरिंग लेटर में मेंशन किया हुआ है कि हालात हमारे इंप्रूव नहीं हुए हैं और ज़ाहिर बात है फी वेवर इज़ अ रिकग्निशन ऑफ दैट, तो टेक्निकली उनको नए वीज़े के ऊपर भी आपको रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड अलाउ करना चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली आपको वापस जाके दोबारा से वो अप्लाई करना पड़ेगा रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड और फिर वही प्रोसेस सब कुछ दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। बट नॉर्मली वो दे देते हैं अगर आपकी एक्सटेंशन के वक्त ऑलरेडी रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड आपके पास है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी तारिक भाई, दोबारा लाइन मिल रही है यार, शुक्र ओ जी वेलकम बैक जी। आपको अब आराम से सुकून से अपना सवाल पूछें, टीवी पे बिल्कुल ध्यान ना दें। ना ड्रॉप हो जाएगा सर। जी राय, मेरा जो स्टेटस है रेफ्यूजी सेटलमेंट्स पे है, ठीक है। और मैं पाकिस्तान क्योंकि नहीं जा सकता था और ना ही फ्यूचर में जा सकता हूँ, इसलिए, और मैंने शादी की थी और वो की है वो क्या वीडियो लिंक के जरिए, ठीक है, और क्योंकि मेरे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मैंने अप्लाई किए थे 4-5 महीने हो गए, वो भी ना मुझे इन्होंने रिफ्यूज किया, ना मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट भेजे, कुछ भी मुझे नहीं मिला, और मेरे पास कोई पेपर नहीं है जिस पे मैं ट्रैवल कर सकूं। लेकिन अब हमने शादी तो की है और कोरोना वायरस की वजह से अगर मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट भेज भी तो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई नियरेस्ट कंट्री में हम लोग ट्रैवल करके चले जाएं, वो भी वहां से वहां आ जाएं, मैं भी वहां पे चला जाऊं, तो फिजिकली हम लोग वहां पे मुलाकात हमारी हो जाए, जो भी पिक्चर एविडेंस वगैरह है वो हम लोग बना सकें। लेकिन ये मुझे पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या फियांसे वीजा में बगैर पाकिस्तान या किसी नियर कंट्री में गए हुए अप्लाई कर सकता हूँ? शादी तो हमारी जो है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गई है, वहाँ पे जो है नादरा में प्रॉपर रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट भी उसका है। और दूसरी ये है कि जॉब इस महीने, पिछले महीने में लॉस हो गई, उससे पहले मैं बिल्कुल मीट कर रहा था 18,600, बल्कि मैं 22,000 के करीब था। तो अब वो महीने से मेरी जॉब लॉस्ट हो गई है, तो अब इसका क्या होगा? और क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, फियांसे वीजे पे अप्लाई कर सकता हूँ या स्पाउस वीजे पे गैर वहाँ गए हुए? कोई ऐसा है होम ऑफिस के पास कोई के मैं अप्लाई कर सकूं यहाँ से स्पाउस के लिए? 6 साल हो गए भाई, मैं यहाँ पे जो है ना अलोन जिंदगी गुजार रहा था और अकेला हूँ, ज़हनी तौर पे बहुत टेंशन है, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए। तो प्लीज इसके लिए कोई रहनुमाई कर दे मेरी आप।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहले तो बहुत आसान है आपके लिए, आप चुप करके फियांसे वीज़ा अप्लाई करें। मुझे नहीं पता, टेलीफोन पे वीडियो लिंक करके अगर आप शादी को रजिस्टर भी करते हैं तो प्रॉब्लम आपकी ये कि आप फिज़िकली प्रेजेंट नहीं थे पाकिस्तान के अंदर, और वो होम ऑफिस को थोड़ा उससे इशू होगा। तो रादर देन कि आप फिर बाद में उसकी अपीलें करें और फिर आपको बहुत मुसीबत हो, सबसे आसान तरीका है कि आप फियांसे वीज़ा उनके लिए अप्लाई कर दें जो अपेंडिक्स FM के अंदर आपको इजाज़त है अप्लाई करने की। तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ होगी पहली वाली। फियांसे वीज़े में इस बात की फ़िक्र ना करें कि आपको किसी और कंट्री से जाके अप्लाई करना है, आप इधर ही बैठें और आपकी जो फियांसे हैं वो अप्लाई करेंगी पाकिस्तान से। जहाँ तक बात आती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, तो होम ऑफिस ने एक पॉलिसी निकाली है कोविड की वजह से, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोविड की वजह से आप फर्लो के अंदर हैं तो हम 100% आपकी सैलरी कंसिडर करेंगे, और अगर कोविड की वजह से आपने किसी वजह से अपनी लॉस की है जॉब को, तो हम प्रीवियसली पीरियड को देखेंगे आपकी जॉब के लिए। तो क्योंकि प्रीवियसली पीरियड में आप पैसे पूरे कमा रहे थे, यू वुड बी फाइन एज़ फार एज़ होम ऑफिस की पॉलिसी का ताल्लुक है, बिकॉज आपको पॉलिसी साथ लगानी पड़ेगी, उनकी वेब पेज के ऊपर है। और जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, इन मसले मसाइल में ना पड़ें कि वीडियो लिंक पे शादी की, नादरा पे रजिस्टर किया, बिकॉज फिजिकली यू वर नॉट देयर। आपके लिए बेहतर ये है कि आप फियांसे वीज़ा उनके लिए अप्लाई करें, और उसमें आपको किसी और कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं, आप इधर ही बैठें और वो अपनी एप्लीकेशन पाकिस्तान से डालेंगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आप और भी जो बातें क्लेरिफाई करना चाहते हैं वो कर लें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर आपकी एप्लीकेशन के अंदर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं इंडिया से आया हूँ यहाँ यूके में। जी जुबैर भाई। हाँ, मैंने अप्लाई किया था मास्टर कोर्स के लिए यहाँ पे 2 साल के लिए। जी। और मेरे को वहाँ से बताया गया था कि आपको के मतलब 2 का कोर्स रहेगा और 2 साल का आपको PSW मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क। तो ये पोस्ट स्टडी वर्क मतलब हमारा ये 2 साल का मास्टर कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमको वीजा एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब किस टाइप से ये रहेगा पोस्ट स्टडी वर्क हमारा, या कंपनी हमको हायर करे तभी ये मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता? ओके, और कोई सवाल आपका जुबैर भाई? और कोई सवाल आपका? नहीं जी, यही सवाल है तारिक भाई। थैंक यू जुबैर भाई। देखें, ये PSW वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो वाला दोबारा आ रहा है जो पहले ज़माने में होता था जुबैर भाई, कि अगर आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री है तो आपको 2 साल का वीज़ा मिलता था PSW। उसमें किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती थी, आप उस 2 साल में जो मर्ज़ी काम करें, बिकॉज मकसद ये था कि इंसान जो पैसे स्पेंड किए हैं इतने महंगी यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, थोड़ी सी फ़ीस रिकवर हो जाए, एंड मोस्ट वैल्यूबल जो वर्क एक्सपीरियंस आपको हासिल हो सकता है यूके के अंदर वो आपको मिल जाए। और फिर अच्छी बात होती थी कि PSW के बाद मार्केट लेबर टेस्ट नहीं होता था और अक्सर लोग वर्क परमिट पे भी शिफ्ट हो जाते थे। तो पहली बात तो ये कि PSW वही वाला वापस आ रहा है, तो उसमें जिस तरीके से इन्होंने बताया है तो उसमें स्पॉन्सर की तो ज़रूरत नहीं होगी। आया आप PSW के अंदर आते हैं या नहीं आते, वो जब कानून आएगा हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस वक्त पॉलिसी ये कहती है कि जिन लोगों ने इनटेक की है अपनी 2021 के अंदर, उनका कोर्स ख़त्म हो रहा है समर ऑफ 21 के बाद या उसके दौरान, वो सारे PSW में आएंगे। लेकिन जब इसका प्रॉपर कानून आएगा तो मैंने काफ़ी लोगों को कहा, उसके ऊपर मैं अलग सोशल मीडिया पे वीडियो भी लॉन्च कर दूंगा कि जी ये स्विचिंग रिक्वायरमेंट है, ये एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है और ये सब कुछ है। तो वो एक दफ़ा जब आएगा तो वी विल गेट इनटू दैट। लेकिन बॉटम लाइन है, आपका सवाल ये था कि स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी, द आंसर इज़ नो। जो पुराने PSW थे उसमें भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं थी, आप जाके जो मर्ज़ी काम कर सकते थे, अनलेस इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आए। वो जब लॉ बन के लिखा हुआ आएगा, पॉलिसी में नहीं होगा, वी कैन डिस्कस दैट, और मैं उसके ऊपर शो भी करूँगा और मैं बताऊँगा लोगों को। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा एक सवाल है सर, हम EU सिटीजन है, तो हम कितना अर्सा ये डिपेंडेंट के तौर पर आए थे यहाँ पे इंग्लैंड में? जी, तो डिपेंडेंट के तौर पर आए थे, तो हम कितना अर्सा पाकिस्तान रह सकते हैं? अगर हम मेरे को बीमार हो जाता है, काम नहीं कर सकता, तो हम पब्लिक फंड ले सकते हैं? ओके देखें, जो EU सिटीजन्स हैं वो तो ट्रैवल के लिए बिल्कुल पाकिस्तान जा सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जो लोग जाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जो
EU ट्रीटी राइट के अंदर अपने आप को एक्सरसाइज करें, उसकी कंडीशन ये है कि EU ट्रीटी राइट को वो एक्सरसाइज करते रहें। अगर किसी वजह से उनकी एम्प्लॉयमेंट पे गैप 6 महीने से ज़्यादा आ जाता है तो वो फिर ट्रीटी राइट को ब्रेक समझते हैं, अनलेस वो जॉब सीकर अलाउंस ले रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाद में आपने सेटलमेंट हासिल करनी है, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप फॉलो करें इस बात को कि ट्रीटी राइट आपके एक्सरसाइज होते रहें। छुट्टियों पे जा रहे हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर आप बिल्कुल माइग्रेट होके जाते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज एज ए EU सिटीज़न आपके लिए वो प्रॉब्लम है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो EU सेटलमेंट स्कीम है उसके अंदर उन्होंने ये बात बोली है कि जी अगर आप डिपेंडेंट है किसी EU के, अगर वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज बंद भी कर देता है करना, आपको इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि स्लाइटली डिफरेंट चीज़ है कंपेयर टू जो EU रेगुलेशंस थी इटसेल्फ। जो EU अपेंडिक्स EU है वो ज़रा डिफरेंट है इस लिहाज से। लेकिन देखिए, मैं हर बंदे को एक ही बात बोलता हूँ कि प्लीज़ अगर आप UK में रह रहे हैं तो UK ही में रहें, और विज़िट वगैरह पे जाते हैं वो जाएं, वो पूरी दुनिया जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा टाइम इख्तिताम को आया है। थैंक यू सो मच, आप इस शो पे लॉग इन हुए आज, आपने देखा, आई होप आपको काफ़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली हो। मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और प्लीज़ सोशल मीडिया पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उससे हौसला अफजाई होती है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात अगले हफ्ते होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।